नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अपनी स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आ गए थे चैप्टर 10 में, यूनिट 5 का। ठीक है, चैप्टर 10 का दोस्तों ये पार्ट 1 है। चैप्टर 10 जो है वो अपना 2 पार्ट में रहेगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है और अगला जो लेक्चर होगा वो पार्ट 2 पे होगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। मतलब कि राष्ट्रवाद, जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो अपने इंडिया में स्टार्ट कैसे हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम सबसे जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने जो मॉडर्न जो राष्ट्रवाद है उसको बढ़ावा दिया, उसको ऊपर उठाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों चलिए फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर थे। इसमें सबसे पहला फैक्टर तो आपको यही था कि आपको पता है कि जो ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसीज जो होती थी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटिव होती थी। मतलब वो इंडिया के मुताबिक होती ही नहीं थी। वो ऐसी पॉलिसी होती थी जो कि इंडिया को हमेशा एक्सप्लॉइट करती थी। तो ये कहीं ना कहीं एक रिएक्शन सा था इंडिया के जो सिटीज़न हैं उन पे कि कहीं ना कहीं हमें मॉडर्न नेशनलाइज यानी राष्ट्रवाद की भावना इसकी वजह से आ गई। ठीक है, अब कुछ वेरियस फैक्टर थे वो भी देख लेते, जो मिक्स फैक्टर है इसको बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता था वर्ल्ड वाइड उपसर्ग। मतलब एक वर्ल्ड वाइड उपसर्ग स्टार्ट हो गया था जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है उस पर। अब इसमें क्या क्या था, एक तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया और दूसरा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इनिशिएटेड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है ये तो आपको शायद पता होगा। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताओ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब से कब तक चला था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक नींव डाल दी थी जो वहाँ पे जो भी रिवॉल्यूशन चल रही थी। तो आपको पता है कि उस टाइम तक थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा सा पेपर वगैरह फिर मैगजीन वगैरह का ज़माना आ गया था। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए वहाँ से भी कुछ लोग अगर पढ़ के या फिर वहाँ पर रह के वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख के आए थे, तो वहाँ से यहाँ के इन्होंने यहाँ पे क्या क्या कंपेयर किया। तो यहाँ पे क्या मिला कि यहाँ पे जो शोषण चल रहा है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी की वजह से राष्ट्रवाद की भावना जाग गई। ठीक है, इंडियन रिनेंस मतलब कि पुनः जागरण। जैसे मैं आपको बताया कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी उससे क्या हुआ, पुनः जागरण स्टार्ट हो गया। मतलब कि लोगों में राष्ट्रवाद की एक भावना आने लगी। ठीक है, अब मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। अब ब्रिटिश ने जो भी मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट किया था, मॉडर्नाइजेशन मतलब कि नेशनलिज्म ही नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जस्टिस आ जाती हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये क्या किया था, ब्रिटिश ने इस चीज़ को इनिशिएट किया था। जैसे कि आपको पता है ना कि जैसे सती प्रथा हो गई थी, इसको इन्होंने ख़त्म किया था। उसके बाद पॉलीगैमी हुई थी, पॉलीगैमी के कॉन्सेप्ट के भी इन्होंने बहुत हद तक ख़त्म किया था। जैसे इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सर सैयद अहमद खान के बारे में। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ किया था। तो कहीं ना कहीं ये मॉडर्नाइजेशन इनिशिएट हो गया था कि अब जो जो अब पुराने ख्याल थे वो नहीं रखने हैं, अब हमें राष्ट्रवाद की भावना लानी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसी इन इंडिया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटिव होती थी। देखिए ब्रिटिश का यहाँ बस दो ही एक्चुअली कुछ जैसे आप बोल सकते हो कि ब्रिटिश का यहाँ पे एक ही बस मकसद था, वो था यहाँ की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना। एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे जितने भी रॉ मटेरियल है उसको यहाँ से वो विदेश भेजते थे, ब्रिटेन भेजते थे। वहाँ से जो गुड्स होते थे, जो मैन्युफैक्चर गुड होते थे उसको लाके यहाँ बेचते थे। वो कहीं ना कहीं जो हमारे जो लोकल्स थे, जो ट्रेडिशनल हमारा चला रहा था उस पर वो इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे थे ना। तो इसी को बोलते हैं जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था एक। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो कॉलोनियल इंटरेस्ट था और इंडिया का जो इंटरेस्ट था वो बिल्कुल अलग था। मतलब कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था। ठीक है, ये हमेशा टकराता ही था। मतलब कि उनका क्या था कि यहाँ पे इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना, लेकिन इंडिया क्या था जो अपना जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसको हमें कांस्टेंट रखना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको सबके बारे में सोचना है, वो चाहे किसान हो, हैंडीक्राफ्ट हो, वर्कर हो, इंटेलेक्चुअल हो, आर्टिशियन हो, पीजेंट हो, हर किसी के बारे में सोचना है। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो किसी के बारे में नहीं सोचते, वो बस अपना फ़ायदा देखते थे, अपनी इकोनॉमी के बारे में देखते थे। वो बस इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। तो आपको अब तो ये अंडरस्टूड है कि ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन था इंडिया और कॉलोनियल इंटरेस्ट में। ठीक है, अब दोस्तों अगला है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। यूनिफिकेशन मतलब कि एक जगह लाके खड़ा कर देना, मतलब सबको एक साथ यूनाइट कर देना। एक्चुअली ब्रिटिश ने ऐसा कैसे किया था मैं बताता हूँ। जैसे ब्रिटिश को आपको पता है कि ब्रिटिश ने बहुत बड़ा अपना साम्राज्य बना दिया था। उसने पंजाब का एनेक्सेशन कर लिया था और भी बहुत जगह एनेक्सेशन कर लिया था। तो वो जो मौर्य और मुगल थे जो पहले के उससे ब्रिटिश से पहले हमारे थे,
तो उससे ये बड़ा इन्होंने साम्राज्य बना लिया और एक तरह से पॉलिटिकल यूनिटी ला दी इंडिया में। वो कैसे? सिविल सर्विस के द्वारा, यूनिफाइड जुडिशरी के द्वारा और कोडिफाइड सिविल या फिर क्रिमिनल लॉ, मतलब कि एक कोड डाल दिया कि हाँ भैया हम इस सज़ा के लिए ये वाला, इस अपराध के लिए ये सज़ा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब कि लोग अब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहे हैं तो बहुत सारी आइडियाज़ भी तो डिलीवर हो रही हैं। जैसे मान लो इनके पास कोई भावना है, मतलब इनके पास कोई भी एक तरह से नेशनलिज्म के लिए थोड़ा सा मन में है, तो उसने क्या किया, दूसरी जगह गए, वहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। फिर इनके पास वो आ गए, तो ये इस तरह क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल जो आइडिया है उसका भी तो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। और इकोनॉमिक फेट ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट इज लिंक टुगेदर, मतलब कि होता क्या था, जैसे कि मान लो एक जगह खेती हुई बहुत अच्छी, ठीक है, किसी भी चीज़ की, और एक जगह नहीं हुई, तो क्या होगा, यहाँ से जो मटेरियल है वो यहाँ पे जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं लिंक हो गई थी कम्युनिकेशन की वजह से। मतलब अगर सामान नहीं तो आप पहुँचा सकते थे, यहाँ पे रोड बन गई थी, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता था कि दूसरी जगह पे हम लोग आसानी से जा सकते हैं, अनाज पहुंचा सकते थे, कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते थे, ठीक है। तो इससे भी एक यूनिफिकेशन हुआ जिससे राष्ट्रवाद की भावना जगी लोगों में। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों कि वेस्टर्न थॉट और एजुकेशन की वजह से हमारे इंडिया के नेशनलिज्म पे क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो मॉडर्न रैशनल का मतलब सही या गलत। जैसे कि होता क्या था कि पहले आपको पता है ना, बहुत सारी प्रथा हमें जो ट्रेडिशन चली आ रही थी, जैसे सती प्रथा हो गई, पॉलीगेमी हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, ये बस चली आ रही थी, लोग तो उसको भी मानते जा रहे थे। तो वो ये नहीं सोचते थे कि हाँ भैया ये सही है या गलत है, अब जो चला आ रहा है वो बस चला ही आ रहा है। तो लोगों ने क्या हुआ कि जब मॉडर्न वेस्टर्न थॉट या फिर एजुकेशन जब इंडिया में डिलीवर होना स्टार्ट हुआ, मतलब कि जब बाहर से लोग पढ़ के आ रहे थे वहाँ पे जो कल्चर देख रहे थे और उससे इंडिया को कंपेयर कर रहे, तो यहाँ पे लोगों को समझा रहे थे कि भैया ये गलत है, हमें सही गलत का फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों में एक रैशनल सा आ गया, मतलब एक सही गलत फ़र्क करने का एक थोड़ा सा, एक बोलते हैं ना मेंटलिटी इंसान की चेंज होने लगी। उसके बाद दोस्तों आ गया सेकुलर, मतलब कि कोई भी धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं हो, उससे नेशनल मॉडर्नाइजेशन बढ़ा। तो दोस्तों ये होता क्या था कि ब्रिटिश के ज़माने में ना, जब आप उस टाइम तो नहीं बोलोगे, 1857 से पहले उस टाइम क्या होता था ना कि ब्रिटिश के पास कोई धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होता था। वो तो बाद में 1857 के जो रिवॉल्ट हो गया उसके बाद ना इन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले वो नहीं था। तो लोगों में जब वो था तो लोगों में एक और भावना आ गई कि हमें अगर नेशनलिज्म मतलब एक राष्ट्रवाद की जो भावना है उसमें सब लोगों को मिल के रहना पड़ेगा, और उसका डेमोक्रेटिक और नेशनल आइडिया भी इन्होंने डिलीवर किया। अब इंग्लिश लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इन ए डिफरेंट रीजन। अब जैसे मान लीजिए एक इंसान है जो नॉर्थ में रह रहा है, ठीक है, इंडिया में नॉर्थ में रह रहा है, और एक इंसान रह रहा है साउथ में। तो नॉर्थ के जो पीपल होते हैं वो बेसिकली कौन से लैंग्वेज बोलेंगे, आप सोच के देखो, हिंदी ही बोलेंगे। और जो साउथ के लोग हैं वो बेसिकली कौन सा लैंग्वेज बोलेंगे, वो तेलुगु या फिर मराठी, मद्रासी, कोई भी लैंग्वेज वहाँ पे जो साउथ में चलता है उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है उसका गैप आने लग गया था। कम्युनिकेशन गैप दैट मीन्स कि वहाँ पे ऑब्वियसली बात है इनको मतलब कि जो साउथ में रहते हैं उनको शायद हिंदी थोड़ी सी समझ में आ जाए, लेकिन जो नॉर्थ के लोग हैं उनको साउथ का जो लैंग्वेज बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया, एक इंग्लिश लैंग्वेज को एक कम्युनिकेशन का एक बेसिस बना लिया। मतलब कि इंग्लिश तो कॉमन लैंग्वेज है ना, तो उसमें सब कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी तो वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न थॉट और एजुकेशन का यहाँ पे ये प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। अब इसका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आप जानते हो पहले के ज़माने में न्यूज़पेपर हुआ नहीं करते थे, एक जगह क्या चल रहा है वो दूसरी जगह में कभी पता नहीं चलता था, ठीक है। लेकिन जब से न्यूज़पेपर आया था लोगों में एक मतलब कि एक होता है ना कि लोग एक जगह से दूसरी जगह तक अवेयर रहते थे कि हाँ भैया वहाँ पे क्या चल रहा है। तो 1877 तक 169 न्यूज़पेपर जो वर्निकुलर लैंग्वेज में थी वो 1 लाख पीपल तक डिलीवर की गई थी, ठीक है। अब दोस्तों वर्निकुलर में लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मतलब जो इंडिया की जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें बढ़ चुकी थी 1 लाख पीपल में, ठीक है। अब ये प्रेस करता क्या था, ये क्रिटिसाइज करता था किसको, जो ऑफिशियल पॉलिसीज जो होती थी ब्रिटिश की उसको, और पीपल को ये उग्र करता था, मतलब ये आग्रह करता था कि अपने यूनाइट रहिए। मतलब होता कहता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहती थी कि भैया ये जो पॉलिसी है हमारे लिए सही है या गलत है, तो न्यूज़पेपर ये क्या करता था कि लोगों को अवेयर करता था कि ये किस तरह हमारे लिए गलत है, ये कैसे हमारे इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन करेगा, ठीक है। और वो ये भी कहता था कि हमें एक तरह से यूनाइट करके रहना चाहिए, तभी नेशनलिज्म कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में आ सकती है, ठीक है। उसके बाद
जो मॉडर्न आइडिया है, मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट का, मतलब कि अगर हमारा देश है तो यहाँ पे हमारी सरकार होनी चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमारी जो सामाजिक सिविल राइट है वो होनी चाहिए, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, इस ये भी प्रेस और लिटरेचर से होता था। ठीक है, तो दोस्तों सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, सिविल राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडिया, ये भी कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन में भी आता है। तो इससे भी जो नेशनलिज्म मतलब यानी राष्ट्रवाद की जो भावना है वो भी आगे बढ़ी थी। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा बूस्टअप मिला था और प्रेस और लिटरेचर की वजह से। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। तो अब दोस्तों रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट, मतलब इंडियन पास्ट से क्या रीडिस्कवर किया गया था। अब यूरोप के एक हिस्टोरियन थे मैक्स मुलर, मोनेरविलियन, रॉथ और सैनन, और इंडिया के बीजी भंडारकर, आर.एल. मित्रा और स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश के लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इंडो आर्यंस थे, मतलब वहीं से वो बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो भावना थी इंसान में कि भैया वो गोरे हैं, हम काले हैं, या फिर समथिंग ऐसा कुछ था कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर वो दूसरे लोग हैं, तो ऐसी जो भावना है वो साइकोलॉजिकली वो बूस्टअप मिला टू एजुकेट इंडियंस, मतलब कि हम भी भाई वही हैं, वो जो है हम वही हैं, वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं, हम भी वहीं से बिलोंग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जो भावना थी ना, रेस या फिर रेसिकल आप भावना इसको बोल सकते हैं, ये हट गई थी, लोगों में एक साइकोलॉजिकल बूस्टअप मिल गया था इंडियन पास्ट की वजह से। ठीक है, अब दोस्तों प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, मतलब सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो हमने पिछले लेक्चर में देखा, उससे क्या हुआ। अब रिमूव सोशल इल्स या फिर ब्रिंग डिफरेंट सेक्शन टुगेदर। अब सोशल इल्स क्या था, जैसे सती प्रथा, पॉलीगैमी, इन सब चीज़ को हटा दिया गया था और बहुत सारे सेक्शन को, डिफरेंट सेक्शन को एक साथ ले आया गया था। ठीक है, तो इससे भी क्या हुआ, एक यूनाइट हो गया हमारा इंडिया, हमारे जो जितने भी लोग थे सारे यूनाइट हो गए, और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है, नेशनलिज्म की आइडिया है, वो शेयर होने लगी एक दूसरे में। तो कहीं ना कहीं इससे भी राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगी। ठीक है, अब दोस्तों राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। अब ये क्या था कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वेस्टर्न से, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन लेके जो पीपल इंडिया में आ रहे थे, वो यहाँ के लोगों को समझा रहे थे, यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे कि यहाँ का यहाँ पे जो भी चल रहा है ये बहुत ही पीछे हैं, ये लोग, यहाँ पे लोगों को समझ नहीं है, या फिर यहाँ पे लोग जो है वो ब्रिटिश के रूल में, ब्रिटिश के अंडर में आ रहे हैं, जो जैसे वो बोल रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो वो यहाँ से कंपेयर करने लगे और लोगों को समझाने लगे कि हमारे लिए क्या सही है या फिर क्या गलत है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के जो इंटेलिजेंट पीपल थे उनके वजह से ही आई थी। ठीक है, तो वो जो बाहर का जो भी थाउट था या फिर भावना थे, वो यहाँ पे लाके उनको शेयर करते थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात आती है इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट इन द वर्ल्ड, मतलब कि उस टाइम, जिस टाइम हमारे यहाँ ब्रिटिश का शासन था, उस टाइम जो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे थे, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद जो स्पेनिश या फिर पुर्तगाल का जो एम्पायर था साउथ अमेरिका, वो वहाँ से छिन गया था। ठीक है, या फिर उस टाइम नेशनल लिबरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था ग्रीस और इटली में। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया के लोगों को जब ये बात पता चली कि ऐसा वहाँ पे हो रहा है, तो एक यहाँ पे साइकोलॉजिकल बूस्टअप मिला लोगों को कि भैया अगर वो हरा सकते हैं उसको, तो हम भी हरा सकते हैं ना, हमें क्या कमी है। पहले ये सोचते थे कि ये लोग बहुत सुपीरियर हैं, बहुत ही ऊपर है हमसे, हम इनको नहीं हरा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने ब्रिटेन, जो बगल में ही हमारे अफगान वार हुई थी, उसमें भी ब्रिटिश को मुँह की खानी पड़ी थी, ये हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, जिस टाइम हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 का बात कर रहे थे, तो उस टाइम हम थे। तो यहाँ पे एक लोगों को साइकोलॉजिकल बूस्टअप मिला कि अगर वो उसमें हार सकते तो हम भी उनको हरा सकते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना जग गई, तो यहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब दोस्तों आता है कि रिएक्शनरी पॉलिसी एंड रेसिकल एरोगेंस ऑफ द रूलर, मतलब कि कुछ रिएक्शनरी पॉलिसीज थी, वो क्या थी वो भी देखते हैं, या फिर रेसिकल एरोगेंस क्या थी। एक मिथ था, रेसिकल मिथ, जो कि वाइट सुपरियरिटी का था, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। ठीक है, जो इंडिया के लोगों के साथ वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, जो वाइट है वो सुपीरियर है और जो इंडिया के लोग हैं वो नीचे हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करा और लोगों में एक चीज़ का गुस्सा आ गया कि भैया हमारे ही देश में आके ये शासन कर रहे हैं, यहाँ पे रूल कर रहे हैं, और हम ही को यहाँ पे नीचा दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो लोगों में एक अजीब से गुस्सा भर गया था। ठीक है, तो इससे भी नेशनलिज्म का भावना जगने लगा, एक राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। ठीक है, उसका एक लिटकन, ये उस टाइम वहाँ इंडिया के वाइसरॉय थे। तो ये क्या हुआ था, इन्होंने जो ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस को एग्ज़ाम जो हुई थी, उसमें मैक्सिमम एज लिमिट को घटा दी थी, 21 साल थी और 19 साल हो गई थी। इसमें ऐसा इनका करने का एक रीज़न क्या था मेरे हिसाब से,
कि ये क्या करते थे कि ये चाहते थे कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडियंस जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम उस ज़माने में, ब्रिटिश के ज़माने में हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। तो इंडियंस को कहीं ना कहीं एजुकेशन में बहुत पीछे थे, और यूरोपियंस जो थे वो पढ़ने में बहुत आगे थे हमसे। तो इनकी जो क्रिटेरिया होती थी, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, उसको कोई भी इंडियन 19 साल में क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है, तो डायरेक्टली इन्होंने तो पहले हटाया था, लेकिन बाद में इन्होंने इंडियंस को इंक्लूड कर लिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्होंने एक कुछ तिगड़मबाजी लगाई, और इन्होंने क्या किया, एक इनडायरेक्टली क्या किया, इंडियंस को एक्सक्लूड करने का एक नया आप बोल सकते हो कि एक नया रूल ला दिया कि अगर ऐसा करेंगे तो इंडियंस यहाँ पे क्वालिफाई हो ही नहीं पाएंगे, तो ICS में नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ पे फेमनिन आई थी, मतलब कि वहाँ पे क्या हुआ था, और उस टाइम दिल्ली दरबार भी चला था, वहाँ पे वहाँ जो ब्रिटेन है वहाँ के प्रिंस आए थे, तो वहाँ पे क्या होता है, फेमनिन थे, यहाँ पे लोगों को खाने का पैसा नहीं था, भूखमरी थी। एक तरफ तो भूखमरी चल रही थी इंडियन के साथ, और दूसरी तरफ वहाँ दिल्ली दरबार में पूरा ऐशो आराम, वहाँ पे पार्टी चल रही थी एक तरह से। ठीक है, पूरा एक तरह से बोल सकते हो जश्न का माहौल था। तो इससे भी लोगों में गुस्सा भर गया, और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। उसका दूसरा क्या था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसमें 1878, इसमें क्या हुआ था कि जो भी प्रेस है उसको बैन कर दिया गया था। मतलब आपको पता है ना कि उस टाइम लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगने लगी थी, तो यहाँ पे क्या किया गया था, प्रेस को बैन कर दिया गया था। उसका दोस्तों इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आई थी। इसमें क्या हो गया था ना कि जो इंडिया के जो जज हैं, इंडियन जो जज है, वो यूरोपियन को जजमेंट नहीं सुना सकते थे। ठीक है, तो इससे यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी रही थी, तो इसकी वजह से भी लोगों ने आंदोलन करना, या फिर एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना लोगों में आ गई थी। ठीक है, अब दोस्तों ये तो था पार्ट 1। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें लोग देखेंगे कौन कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशन बने थे INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं हूँ शुभम, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।